इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2। बोला एक फ्रैक्शन है जिसका जो न्यूमरेटर है उसको 1 बढ़ा दिया जाता है, डिनोमिनेटर को 2 बढ़ाया जाता है। देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो फ्रैक्शन कितनी हो गई? 2/3। बट व्हेन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, बोला कि अब न्यूमरेटर को 5 बढ़ाओ और डिनोमिनेटर को 1 बढ़ाओ तो फ्रैक्शन जो है 5/4 हो जाती है। तो बोला ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ क्या है। आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन को दे रखा है इसने। तो पहला एक बात बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बातचीत कर रहा है, मतलब अब हम लोग इसमें फ्रैक्शन क्या मानेंगे? x अपॉन y। हमने बोला था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग काम ना करना हो तो आप सीधा a मान लो, करोगे तो उत्तर पक्के का फ्रैक्शन में ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर तो अब हमने लेट किया जो फ्रैक्शन है वो क्या है? वो x अपॉन y। अब केस फर्स्ट क्या बोल रहा है? इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1। बोला कि न्यूमरेटर को 1 से इंक्रीज किया और डिनोमिनेटर को 2 से। तो बोला क्या क्या बनकर आ रही फ्रैक्शन? 2/3। जरा इसको सॉर्ट आउट करो, इधर उधर मल्टीप्लाई करा दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन व्हाट विल यू गेट? 3 into x plus 1 is equals to 2 into x plus y plus 4। तो क्या हो जाएगा? 3x plus 3 is equals to 2y plus 8। तो क्या इक्वेशन बनकर आ गई? 3x minus 2y minus 5 is equals to 0। माइनस इधर आया, 3x minus 2y 3 minus 8 that is minus 5 is equals to 0। एक इक्वेशन तो ये बनकर आ गई। कहाँ? हाँ तो 2 अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओगे ना, तो 2y plus 8 4 2 जा कहाँ पर? 2 ये x plus 1 y plus 2 लिखा है। हाँ इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो 3 into x plus 1 is equal to 2 into y plus 4। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3x plus 3 is equal to 2y plus 8। ठीक है, अब आया समझ में? अरे भाई बताओ अगर जहाँ ना आ रहा हो। वो ये बोल रहा है कि x प्लस अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो। हाँ वो तो है, लेकिन हाँ। आपने जैसे 3x लिखा और 3 में 1 को मल्टीप्लाई करवाया। हाँ, तो हमने 1 प्लस लिखा है, यहाँ पे हमने y प्लस 2 की जगह y प्लस 4 लिखा है ना। ये ओह सॉरी ये आप कहिए। तो ये कहो सॉरी तुम लोग में नहीं बोल रही। 2y plus 4 आएगा। 4 तो ये क्या हो जाएगा? 3x minus 2y minus 1 is equals to 0। इक्वेशन फर्स्ट, थैंक यू। अब देखो जरा केस सेकंड बताओ क्या बोल रहा है। बट व्हेन द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया 5 से एंड डिनोमिनेटर बाय 1 और डिनोमिनेटर को 1 से। तो क्या बोला? तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/4। जरा इसको भी करो सॉर्ट आउट। तो क्या आ जाएगा? 4x plus 20 is equals to 5y plus 5। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 4x minus 5y plus 15 is equals to 0। कोई दिक्कत? ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो -5y हो जाएगा और 20 minus 5 that is 15। दूसरा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना। सॉल्व कर लेती हो कि नहीं? कल घर से करके लाना, ये होमवर्क है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x की वैल्यू क्या आएगी? हमसे लिख के ले रहा। x की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो बताओ फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? x अपॉन y दैट इज इक्वल्स टू 5/7। आंसर है कहीं ऑप्शन में? एक तो ये मेथड है और बाय ऑप्शन। आपको उसने कंडीशन ही तो दे रखी है और सीधा। अच्छा अगर वो ऐसे पूछ लेता देन द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो ऐसे करना पड़ेगा। न्यूमरेटर भी निकालो डिनोमिनेटर भी निकालो, दोनों का सम करो, 7 + 5 दैट इज 12। अगर ऐसा पूछता है कि वो उसने भी डायरेक्ट फ्रैक्शन ही दे रखी, तो क्या करो? हमने पहला ऑप्शन लिया 3/7। ठीक है, क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है 1 से और डिनोमिनेटर को 2 से। तो बोला फ्रैक्शन 2/3 होना चाहिए। देखो जरा क्या 2/3 आ रहा है?
4/7 आ रहा है, गलत। कहाँ आ रहा है 2/3, दूसरा हमने लिया। अब हमने 5 अब जब पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई, दूसरी क्यों सेटिस्फाई कराएंगे, दूसरे और दूसरी लिया 5/8 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 6/10। इसको 2 3 जा 2 5 जा तो 3/5 आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमको चाहिए 2/3, ये भी बेकार। अब हमने दूसरा ऑप्शन लिया 5/7 तो प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 6/9 2 3 2 जा 3 3 जा दैट इज 2/3। इस पर आ रहा है तो चाहो तो इस पर भी अलग से कर लो, नहीं तो दूसरा केस भी यहाँ चेक करवा लो। पहला केस बिल्कुल सही जा रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5 तो 5/7 है, बोला न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है 5 से और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है 1 से, तो बोला क्या होना चाहिए 5/4, सॉर्ट आउट कर लो जरा, ये क्या हो जाएगा 10/8 2 5 जा 2 4 जा दैट इज 5/4, बिल्कुल सही जा रहा है, यही ऑप्शन सही है, बस खत्म है, तो फिर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, पेपर में आपको अभी जब करोगे तो दोनों तैयार करने, भाई इसने डायरेक्ट फ्रैक्शन ही दे दी ना। अगर उसने ऐसे सवाल पूछ लिया होगा, बताओ व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो आपको न्यूमरेटर भी चाहिए डिनोमिनेटर भी चाहिए, तब दोनों का डिफरेंस अगर पूछता तो 5/7 कितने का डिफरेंस, 2 का, कितने का सम 12 का 5/7, तब तो अलग से करना पड़ता ना। तो इसका ये नहीं कि ये वाला मतलब आसान तो ये वाला हम सीखेंगे नहीं, एग्जाम में तो जरूरत के हिसाब से करना पड़ेगा आपको, नोट कर लो फटाक से। if the number barrels consumed by oil is doubled in 10 years, बोले मतलब एक बैरल एक होता है ना तेल को नापने का, एक वो होता है, सब लीटर में नापते हैं, बैरल में भी नापा जाता है, तो बोले कि 10 साल में उसकी खपत जो है दुगुनी हो जाती है। मतलब आज आपका सिस्टम अगर मान लेते हैं आज सन 2020 है, आज आपने इस पर डाला है 5 लीटर तेल, सन 2030 में जब उस सिस्टम को अपने रीन्यू करोगे तो अब आपको दुगना तेल चाहिए, नहीं समझ में आई बात। अगर 10 लीटर डाला होगा तो अब 20 लीटर चाहिए, सिस्टम होता है ना खराब होता है, तो इसलिए वो मरम्मत को ज्यादा मांगता है। तो बोल रहा है कि 10 साल में इफ द 1940s ऑयल कंज्यूम वाज B बैरल, मतलब 1940 में B बैरल का ऑयल खपत हुई है, तो बोल रहा है कि बताओ सन 2000 में कितनी खपत होगी बताओ, क्योंकि 10 ईयर का स्लॉट बनाना है ना, तो 1940 के बाद क्या है 1950 1960 70 80 90 2000 तक ही तो है, इसमें भी दुगुना हो जाएगा, तो इधर 2 भी हो जाएगा, यहाँ B बैरल लगाते हैं 2 भी बैरल लगेगा, फिर इधर आओगे तो फिर से दुगुना, तो अब 4 भी आ जाएगा, फिर दुगुना तो 8 भी, फिर से दुगुना तो 16 भी, फिर से दुगुना 32 भी, फिर से दुगुना तो 64 भी, नहीं बात समझ में, ठीक है। लेकिन देखो होता क्या है कि चलो यहाँ तो स्लॉट कम है, ज्यादा होते तो आप ये देख लो कि 1940 से लेकर 2000 तक कितने साल का अंतर आ रहा है, 60 साल का नहीं आ रहा है, 60 इयर्स का, और 10 साल में दुगुना हो गया, तो 60 साल में 2⁶, मतलब 6 बार तो गुणा कराओ, सुनो ना खुशी, 6 बार तो गुणा करो तो 2⁶ इंटू B लगेगा, एक साल में 2 गुना 10 साल में 2 गुना, तो 20 साल में 4 गुना, 30 साल में 6 गुना 8 गुना, 4 का फिर से 2 गुना 8 गुना, ऐसे करते रहे तो 2⁶ इंटू B दैट इज 64, ऐसे भी कर सकते हैं उसको भाई। यहाँ पर कम स्लॉट, मान लेते 1940 से बात करता कि हमको 3000 तक बताओ, 3000 तक, तब थोड़े ना बाद में से लिखते 3000 तक चले जाते हैं, तब इसी मेथड से लगाते हैं, ठीक है, नोट कर लो। नंबर इज इक्वल टू 1/5 और नंबर इज इक्वल टू 5/8 ऑफ द सेकंड नंबर, तो मान लेते हैं कि दोनों नंबर हैं A, B,
3/5 of a number is equal to 5/8 of the second number। ठीक है, अगर ऐसी को देख लो, बताओ a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा? इसको रख लेना, 25/8। तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो केस फर्स्ट है, अब फिर केस सेकंड क्या बोल रहा है? केस सेकंड में ये बोला गया कि 35 इज एडेड इन द फर्स्ट नंबर। एक पहला जो नंबर है यानी a, इसके 35 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना? तो 35 इज एडेड इन द फर्स्ट नंबर, देन इट बिकम्स, ये जो नंबर होता है ये क्या हो जाता है? 4 टाइम्स द सेकंड नंबर, चौथे वाले नंबर का दूसरे वाले नंबर का 4 टाइम्स। देखो फिर से पढ़ो, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या होते थे, आपको बनी बनाई मिलती है, आप कैसे सॉल्व करोगे सिर्फ ये सीखना होगा। तो यहाँ आपको पहले क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं। पहले कैसे आता था? If a upon b is equal to 25/8 and a plus 35 is equal to 4b, then find out the values of a and b। इसी तरीके से बनता था, कर दो, ठीक है? इस तरीके से बनता था कि नहीं? यहाँ पर क्या है कि आपको पहले इक्वेशन सेटअप करनी पड़ रही है। जब आप वो बना लोगे इसके बाद फिर आप जो है उनको टैकल करो, मतलब सॉल्व करो, ठीक है? तो a plus 35 is equal to 4b। अच्छा, अब देखो आपके पास दो इक्वेशन हैं। अगर आपको a अपॉन b कभी भी तरीके से दे दिया जाए तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 25x, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8x। रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? a की जगह पर क्या है? 25x ना, 25x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 4 इंटू b का मतलब क्या है? 8x। मेरा समझ में? तो 25x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 32x, ठीक है? इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 7x इज इक्वल्स टू 35x उधर जाएगा, तो 32x माइनस 25x कितना हो जाएगा? 7x बराबर 35, तो x इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, तो x बराबर कितना आ गया? 5, और x बराबर 5 आ गया। तो बोला व्हाट इज द सेकंड नंबर? दूसरा नंबर बताओ क्या होगा? ठीक है, सेकंड नंबर क्या है आपका? b, और ये क्या है? 8x है कि नहीं? अगर फर्स्ट नंबर पूछता तो 25x, तो दैट इज 8 into 5, ठीक है? 40 नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 25 पेंसिल्स, 25 पेंसिल और 20 शार्पनर, ठीक है? 25 पेंसिल और 20 शार्पनर्स का जो मूल्य है वो 100 रुपए है, ठीक है? इफ प्राइस ऑफ अ शार्पनर इज 50 पैसा मोर देन द प्राइस ऑफ पेंसिल, बोला जो पेंसिल क्या बोला? द प्राइस ऑफ अ शार्पनर, जो शार्पनर है, द प्राइस ऑफ अ शार्पनर 50 पैसा मोर देन द प्राइस ऑफ पेंसिल, पेंसिल के प्राइस से 50 पैसा ज्यादा है। ध्यान से समझना। तो बोला है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल एंड 4 शार्पनर्स। बोले बताओ 3 पेंसिल और 4 शार्पनर हम खरीदने जाएंगे तो टोटल कितना रुपया हमको देना पड़ जाएगा। देखो पहला काम तो ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। चाहो तो इसको रुपए में कन्वर्ट करके दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लो, तो आपके पास पेंसिल और पेंसिल के साथ में शार्पनर दोनों का मूल्य आ जाएगा। याद से समझना। चाहे तो दोनों इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, बट बाय मेकिंग इट इन रुपीज, 100 से भाग देकर 50% मतलब आधा रुपया, 98 आधा रुपया। तो भाई ये रुपए में है ना, फिर दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो, एस और पी निकालो। और जब एस और पी निकालोगे तो यहाँ पर जो 3 का गुणा, जो पेंसिल का जो है
पतली का मल्टीप्लिकेशन, जो शार्पनर का जो वैल्यू है उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा। बट देखो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, इक्वेशन को सॉल्व करके फिर वैल्यू वहाँ रखना। आपसे अभी यही तो पूछ रहा है कि 3 पेंसिल और 4 शार्पनर इनकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो जरा, अब इसी क्वेश्चन को, इसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमने 25 पेंसिल और 20 शार्पनर लिए और वो 100 रुपए के पड़े, ठीक है। हमने कहा कि भैया, दुकान वाले के पास गए, बोले भैया हम 25 पेंसिल की जगह पर तो 25 पेंसिल ही लेंगे, लेकिन अब हम शार्पनर नहीं लेने वाले, 20 शार्पनर की जगह पर 20 पेंसिल ही लेंगे, ये हमने समझाया था। तो क्या बोलेगा, आपने चूंकि शार्पनर रुपया पहले दे चुके हो और महंगा था, थोड़ा बहुत रुपया लौटाएगा नहीं, अब कुछ सोचो। तो वो क्या बोलेगा कि दीदी ये जो है 50 पैसा इससे महंगा था शार्पनर है। तो अब बताओ, अगर आपने 20 शार्पनर लिए हैं तो 10 रुपए लौटाएगा नहीं आपको। दो शार्पनर का 1 रुपया बन गया, और 20 आपके पास शार्पनर है, 10 रुपए लौटाएगा नहीं अब आपको। खुद सोचो, नहीं बात समझ में आई। तो ये क्या करेगा, 0.5 इंटू 20 रुपीज लौटाएगा। 20 शार्पनर है, 20 शार्पनर हमने नहीं लिए, 20 पेंसिल ले लिए, तो रुपया घटाएगा नहीं है वो। खुद नॉर्मल सी बुद्धि लगाओ, आपने एक महंगी चीज ली, आप फिर उनके पास लौट कर भैया आपने शार्पनर को लौटा लीजिए, आप उनको उसके पेंसिल दे दो। तो वो क्या बोलेगा, क्योंकि पेंसिल तो शार्पनर से सस्ती है और आपने शार्पनर को रुपया ऑलरेडी दे रखा है, इसका कुछ उल्टा आपको लौटाएगा। अभी भी नहीं बात समझ में। तो बताओ बराबर इधर टोटल कितना हो गया, 10 माइनस 10 रुपीज। बताओ कितना रुपया हो गया, 90 रुपये। मतलब अगर हम ये लेने जाएंगे 45 पेंसिल 90 रुपए की, तो पेंसिल की वैल्यू कितनी होगी, 2 रुपये। 45 गुना 90 डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में जाएगा, तो 90/45 दैट इज 2 रुपीज। अब पेंसिल की वैल्यू निकल के चलिए, अब पेंसिल की वैल्यू निकल कर इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो और इसमें ना रखने को तो इसमें रख दो, चाहे जिसमें रख दो, इसमें रख दें, इसमें देखो, इस पर पैसा है ना, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छे इसी में रख दो, वैसे आ जाएगा वहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं बात। तो देखो 25 पेंसिल प्लस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 शार्प, सॉरी गलत कर, 25 इंटू 2 प्लस 20 एस दैट इज इक्वल्स टू 100। भाई आपने पेंसिल की वैल्यू निकाली ना, तो पेंसिल यहाँ रख दिया, तो 25 इंटू 2 प्लस 20 इंटू एस दैट इज इक्वल्स टू 100। ये क्या हो गया, 50 उधर जाएगा, तो 20 एस इज इक्वल्स टू 50, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/2 दैट इज 2.5। भाई फिर फालतू का हम लोग कर रहे थे अगर देखा जाए, क्यों, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि पेंसिल से शार्पनर 50 पैसा महंगा है, तो ऐसे ही मत करो, सीधा इसमें धरो, शार्पनर इज इक्वल टू पेंसिल 2 प्लस 50 पैसा, 2 रुपये 50 पैसे की, सब 2.5 रुपये नहीं हो गया, टाइम टेकिंग। तो ये निकल के चला आया 2.5 रुपया। अब अगर ये 2.5 रुपया चला आया, अब आपसे क्या बोल रहा है कि हमको 3 पेंसिल और 4 शार्पनर की वैल्यू बताओ, तो 3 इंटू पेंसिल की वैल्यू 2 रुपए प्लस 4 इंटू शार्पनर कितना हो गया, हाँ 2.5 रुपये। तो ये क्या हो गया, 6 प्लस 4 गुना 8, 8 10, ठीक है, 25 100। एक पॉइंट बात लगा ना, 100 एक पॉइंट लगा, 10 रुपये बचेगा, ऐसे कर लो, 10 6 16 है कहीं ऑप्शन,
नहीं, अब देखो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें तो समय लग जाता है। हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है आप बोल रहे हैं महंगा, तो हमने उसी को हटा दिया, दूसरी वजह एक ही सामान। जैसे हमने आपको एक सवाल बताया था उसका मुर्गी और गाय का, कुछ ऐसे ही था कितना, इसमें 4 पैर और 2 पैर वाला था। तो हमने क्या किया था कि 4 पैर वाला गाय ना खरीद कर हमने 2 पैर वाली मुर्गी खरीद ली और बाद में उसको हमने एडजस्ट कर दिया था। याद करो उसी तरीके से इसी बोलते शिफ्टिंग। शिफ्टिंग आगे बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। जब आगे चैप्टर पढ़ोगे मिक्सचर एंड डेलीगेशन, वहाँ पर भी शिफ्टिंग बहुत काम आता है। सॉरी, मिक्सचर एंड डेलीगेशन में तो आएगा ही, उसके साथ उसमें भी आता है टाइम एंड वर्क में, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी बहुत आता है। ठीक है, इसको नोट कर है। were distributed equally in children in such a way that the number of items received by each child was 25% of the total number of the children। देखो जो नंबर ऑफ स्वीट्स जो पाए हैं बच्चे, देखो जो नंबर ऑफ स्वीट्स पाए हैं बच्चे को क्या बोल रहे हैं, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब ध्यान से समझना, हमको जब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मान, तो इसका टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता होना चाहिए हमको, तभी तो मिठाई को निकाल पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो हमने माना कि 5x है। अब आप सोचते हो कि 5x क्यों माना? 20% क्या होता है? 20% क्या होता है? 1/5। अरे दीदी इतना तो कम से कम कक्षा 10 में पढ़ा होगा। 20% हटा दो 1/100 बढ़ा, दैट इज 25 तो 1/5। तो जो नंबर होना चाहिए 5 से कटे, इसीलिए हमने 5x माना। ठीक है, अब उसने क्या बोला, सो नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट 5x का 20%, यही तो बोल रहा है। तो बोला कि ईच चाइल्ड वॉज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 20% किसका? टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। 20% टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी? 5x। कोई दिक्कत? तो 5x इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, दैट इज x। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे मान लेते हैं कि टोटल 10 बच्चे, अब एक बच्चे को आपने 2 पीस मिठाई के दी, तो आपके पास कुल कितनी मिठाइयाँ थी? 20 थी ना। मतलब आपने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड। प्रत्येक चाइल्ड के द्वारा, मतलब जितनी आप दे रही हो उसको जो है मल्टीप्लाई तो कराया है आपने। बताओ, तो यहाँ पर हमारे मतलब मेन जो सिस्टम है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को एक बच्चा जितनी मिठाई पा रहा है मल्टीप्लाई करा। नहीं बात समझ में आई? अरे भाई आपने मान लेते हैं कि एग्जांपल मान चलो 20 बच्चे हैं, जो 20% है, जो 405 का 405 अभी छोड़ो, वो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है। आपके पास इतनी मिठाइयाँ हैं और प्रत्येक बच्चे को अरे वो हमने एक एग्जांपल लिया है 20 बच्चों का। हमें एग्जांपल लेने से मान लीजिए इनके जैसे आपके पास 10 बच्चे हों, इनके जैसे 10 बच्चे हों और हमने कहा कि प्रत्येक बच्चे को 2-2 मिठाई देनी। तो आप बताओ आप होटल से कितनी मिठाई खरीद के लाओगे? कुछ ना बेटा, हैं? टोटल कितनी मिठाइयाँ आप खरीद के लाओगे? 2 मिठाइयाँ आप एक बच्चे को दे रहे हो। 2 मिठाई आप एक बच्चे को दे रहे हो और आपके यहाँ 20 बच्चे आ रहे, तो कितनी मिठाइयाँ लेके जाओगे? 40 लेके जाओगे ना 40। क्यों? 20 इंटू 2 कर रहे हो ना। 20 क्या टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंटू 2 क्या है? एक बच्चे को कितनी मिठाई दो? नहीं तो है। तो एक बच्चे को आपको x मिठाई देनी है और टोटल बच्चे कितने? 5x। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होनी चाहिए बताओ? 5x हाँ, दैट इज 5x इंटू x। बताओ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंटू नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, दैट इज 5x स्क्वायर। अब हमारे हिसाब से 5x स्क्वायर आया है, इनके हिसाब से कितना आया है? 405। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आ रहा उसमें? अरे नहीं
देखो नहीं पा रही माँ सवाल हुआ सवाल हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आ रहा है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 405 तो बताओ x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 405 अपॉन 5 दैट इज 81 तो x स्क्वायर बराबर 81 तो x बराबर 9 x बराबर अंडर रूट 81 x इज इक्वल टू 9 अब आपसे क्या पूछ रहा है हाउ मेनी थिंग्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव बोला प्रत्येक बच्चा कितनी पा रहा था तो बताओ ये इतनी तो पा रहा नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड इतना ही आएगा फिर उत्तर 9 पा रहा है हर बच्चा है ऑप्शन खत्म सुन रहे हो ना समझ में आया आया ही किया क्यों मल्टीप्लिकेशन क्योंकि अभी हमने बताया ना कि अगर दो दो आपको मिठाई देनी हो 20 बच्चे हो तो 40 मिठाई दोगे अब ये एक अलग बात है खुशी से हो गई हो तो फिर 19 का तो कर लो है ना तो 19 दूना 38 में मिठाई लो सोने दो उसको ठीक है by throwing a ball on ground it jumps its 3/4 of its full height if that ball is thrown from 32 मीटर बोला कि एक बॉल है उसको 32 मीटर से आपने फेंका अब ध्यान से समझना मान लिया कि 32 मीटर की हाइट है ठीक है अब 32 मीटर की हाइट अगर आपने उसको फेंका तो बोला कि अच्छा एल्टीट्यूड का मतलब समझ लेना एल्टीट्यूड का मतलब सीधा बिल्कुल मतलब बॉल सीधे बिल्कुल जाएगी जमीन में एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है जैसे आपने कभी मीडियन और एल्टीट्यूड पढ़ा होगा ट्रायंगल के लिए तो ट्रायंगल का जैसे ये है तो जैसे बीचों बीच वाला पॉइंट ये मीडियन होगा ये और यहाँ से अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एल्टीट्यूड होगा डिफरेंस होता है एल्टीट्यूड कहते नहीं जाता एटीट्यूड मत दिखाओ एटीट्यूड ऐसे खड़ा नहीं तब ऐसे याद रखना बिल्कुल सीधा झुकेगा नहीं पुष्पराज बनेगा ठीक है झुकेगा नहीं तो कुटेगा भी ऐसा आदमी है ना तो जब ये जो है बोल रहा है कि एल्टीट्यूड देन बाय हाउ मच हाइट विल इट गो आफ्टर द थर्ड फेज तीसरे फेज तो पहली बात तो ये ऐसे आएगा ठीक है तो बताओ यहां पर कितनी हाइट बचेगी क्या बोल रहा है कि 3/4 बचती है ना यहां से उछलेगा यहां आएगा 32 इंटू 3/4 फिर इतना जब यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 3/4 यही तो है फिर 3 बार उछलवाना ना 1 2 3 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 3/4 इंटू 3/4 4 चौको 16 16 दूना 32 3 3 दूना 18 है कि ऑप्शन में 18 में कितना हो गया क्या रहा उसका उत्तर एक मिनट 1 2 अरे यार ये एक बार हो गया तो ये दो बार नहीं होगा सॉरी अरे ये जल्दी में एक ही बार मल्टीप्लाई किया ठीक है 32 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 ठीक है ना 3 बार करवाना था ना एक बार यहाँ करवाया दूसरी बार यहाँ फिर तीसरी बार यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चौको 16 दूना 4 चौको 16 दूना 32 4 3 3 9 27 बटे 2 बराबर 13.5 मीटर ठीक है ये आएगा ऑप्शन बी दैट इज 13 होल 1/2 मीटर आंसर 3 बार चलवाना था ना तो यहां से गिन देंगे 1 2 3 ठीक है तो 3 बारी में ये चैप्टर आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा हम लोग के जमाने में तो होता था आप लोग के जमाने में होया ठीक है नहीं होगा आई थिंक अब डायनामिक्स में पढ़ते थे हम लोग के चैप्टर ठीक है नोट कर लो फटाक से फिर जाओ